Hello and welcome to ABP Live. NEET results were declared on June 4, and after the declaration of results, many students and parents raised concerns over allegation of irregularities and paper leak. Today I have with me Mr. NV sir and his team. सर नीट को रिजल्ट को लेकर जो इतना विवाद चल रहा है, तो अभी पिछले 3 दिन से वी आर सीइंग कि ट्रेंड में है. सो अभी क्या प्लान है आगे? सुप्रीम कोर्ट आप आए हुए हैं. तो मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि 2 ब्लंडर हुए हैं इसमें. एक तो चीटिंग हुई है, डेटा अपने आप बता रहा है, क्योंकि पिछली बार से जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा चली गई है. 605 नंबर के ऊपर पिछली बार सिर्फ 26,000 बच्चे थे. इस बार 76,000 है. एकदम से देश में 3 गुना बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं ऐसा संभव नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, जो 100 निकाली गई है उसमें जो 8 बच्चे रेगुलर दिख रहे हैं एक ही सेंटर के, उनकी रैंकिंग एक साथ है, ये अपने आप संदेहास्पद है कि ये रिजल्ट जरूर कुछ ना कुछ मैलिफाइड है. दूसरी बात जो ब्लंडर हुआ है वो है ग्रेस मार्क्स का. जो ग्रेस मार्क्स का प्रावधान था वो पहले बुलेटिन में बिल्कुल नहीं बताया गया. वो बुलेटिन में क्यों नहीं बताया गया, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग बात है. उसके बाद ग्रेस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ उनको दिए गए जो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको दिए गए जो लोग बेसिकली जिन्होंने कंप्लेन करी. अगर किसी बच्चे ने कंप्लेन करी मेरे सेंटर गड़बड़ी हुई तो उसका नंबर दे दिए गए. जिसने कंप्लेन नहीं करी वो मेरे हिसाब से गड़बड़ वाली बात है. तो उस जगह बहुत बड़ा ब्लंडर करा गया है. उसमें अपने आप पूरी रूपरेखा की ग्रेस मार्क्स को जो है इन्होंने एक एपेक्स कोर्ट का डिसीजन था 2018 का. दिनेश राय जी हमारे साथ हैं जो जोटवानी एंड सन्स के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं. इसीलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं सर को लेके साथ में, ताकि उनसे विचार विमर्श कर सकें कि क्या हम निर्णय ले पाएंगे. तो जो अपेक्स कोर्ट का जजमेंट था उसको बिल्कुल लीनियरली करा गया है. अगर आप मुझे समय दें तो मैं उसको अच्छे से समझाना चाहता हूँ. वो निर्णय ऐसा था सर कि उसमें ऐसा बोला गया कि बच्चे की पहले आधे घंटे में वो जितने सवाल सही, और आई थिंक वो क्लैट को लेकर था. वो क्लैट को लेकर 2018 एग्जामिनेशन में करा गया. पहली बात, उसकी भी कोई रूपरेखा क्लैरिटी से नहीं है. अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. उसमें ये बोला गया है कि द एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज सेम. जबकि ऐसा होता नहीं है. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जो नीट में बच्चा सेलेक्ट होता है उसको ये सिखाया जाता है कि उसे सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ने, आखिरी के लिए उसे टफ सब्जेक्ट रखना है और टफ सवाल रखने. मतलब पहले आधे घंटे में वो मैक्सिमम सवाल सही कर लेता है और आखिरी के आधे घंटे में उसके 1/10 या 1/50 कर पाता है. जबकि रूल जो इन्होंने बनाया है ग्रेस का, वो ऐसे बनाया है कि अगर मान लीजिए जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है नीट का, वो क्या करता है, वो पहले 1 घंटे में 90 सवाल अटेम्प्ट करता है बायो के. अब जब वो 1 घंटे में 90 सवाल अटेम्प्ट करता है तो अमूमन जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो 80 to 85 सवाल सही करता है. चलिए अपन लोअर साइड 80 पकड़ लेते हैं. अब रूल ये कहता है कि अगर ऐसा बच्चा जो था, अगर इसका टाइम लैप्स आखिरी का आधे घंटे हो गया है किसी कारणवश, किसी अव्यवस्था की वजह से, किसी इरेगुलरिटी की वजह से, तो ये माना जाएगा कि ये बच्चा, क्योंकि इसे 1 घंटे में 90 सवाल करता है, तो ये आखिरी के आधे घंटे में 45 सवाल करता, और क्योंकि 90 में से 80 सही करता है तो ये उस 45 में से 40 सही करता. यानी कि 40 अगर सही करता तो 40 × 4 इसको 160 नंबर ग्रेस दे दिए गए. जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि बच्चा शुरुआत में बहुत आसान सवाल करता है, बहुत सारे सवाल करता है, और आखिरी में बहुत टफ सवाल करता है. इससे उनको तो मजा आ गया जिनको ये नंबर मिल गए, पर सोचिए इसकी वजह से कितने सारे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते थे वो इनसे पिछड़ गए. तो इन 2 ब्लंडरों की वजह से, यानी कि फर्स्ट इज चीटिंग जो कि प्राथमिकता रखता है, और दूसरा जो ग्रेस का रूल लाया गया है, और इस ग्रेस के रूल का कोई बुलेटिन में जिक्र नहीं था, इसके बारे में पहले कुछ बताया नहीं गया. और सर किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो भी वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. ग्रेस मार्क्स दिए गए वो इसी पैरामीटर पे दिए गए कि अगर आपने पहले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में जो आपने अटेम्प्ट करा उसमें आपने कितने सवाल अटेम्प्ट करे और उसमें से कितने सही करे, जो टाइम आपको और दिया जाता उसमें भी एग्जैक्ट ऐसा ही होता. जबकि ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत है. जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षाविद करा रहे हैं, हमारे जैसे, मैंने खुद ने भी IIT दिया हुआ है, मैं 20 साल से शिक्षाविद हूँ, यही काम कर रहा हूँ, ये तरीका 100% गलत है. तो पहली बात, चैलेंज होना चाहिए ग्रेस मार्क्स को लेके. मेरे हिसाब से ग्रेस मार्क्स को तो नकार ही देना चाहिए, और चीटिंग पे 100% हम प्रूफ के साथ बोल सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो. इसलिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में PL दर्ज करने आए कि ये बात उठाई जाए, तुरंत उठाई जाए, और NTA के रिजल्ट को वापस रीएवैल्यूएट कराया जाए. जिन सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है, या तो वापस वहाँ पे जो है एग्जाम होना चाहिए, या पूरा का पूरा एग्जाम भी दोबारा होना चाहिए. सर पूरा का पूरा री एग्ज़ाम होने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पे बच्चों ने अपनी मेहनत से पढ़ाई करके भी दिया है तो उनके साथ अन्याय होगा. तो इसका एक विकल्प मैं आपको बताता हूँ जो NTA को शायद समझ में आता होगा. वो मैं कहना चाहता हूँ कि रियलिटी में आप ऐसा समझें कि अगर NTA ध्यान दे तो जिन सेंटर्स पे अव्यवस्था है, वो बच्चे जब शिकायत करेंगे तो पता पड़ जाएगी यहाँ पे अव्यवस्था हुई कि नहीं हुई, उन सेंटर्स को अलग कर लिया जाए. अब जिन सेंटर्स पे आप समझिए कि बच्चों के एक्सॉर्बिटेंटली हाई नंबर आ रहे हैं, 5 बच्चों के 700 से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, या एवरेज मार्क्स 550 के ऊपर है, इसका मतलब उन सेंटर्स पे चीटिंग
हुई है। अगर एनटीए चाहे तो उन सेंटर्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है डेटा की मदद से, बहुत आसानी से उन सेंटर्स को निकाला जाए, उन सेंटर्स की को एक बार वेरीफाई करा जाए। अगर जरा सा भी संदेह हो तो उन सेंटर्स पे दोबारा एग्जाम होना चाहिए। उन बच्चों पे हो सकता है संख्या 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, हमें नहीं पता। 24 लाख में शायद 50,000 या 1 लाख बच्चों पे ऐसा होगा। पर आप ये मत समझिए कि 24 लाख में से 50,000 पे हो रहा है। ये 50,000 सीट खा गए जो लायक डॉक्टर्स थे, जो भावी डॉक्टर होने वाले थे, इसलिए 50,000 पे दोबारा एग्जाम होना जरूरी है। 50,000 बच्चों पे जब दोबारा एग्जाम होगा तो इनका नॉर्मलाइजेशन कैसे करा जाएगा, ये एनटीए बहुत साल से कर रहा है। क्योंकि जेई मेन में 12-12, 15-15, 16-16 पेपर एक ही बार में होते हैं, अलग अलग दिनों में लेके। उनका नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका हमें पता है, उसके बेसिस पर हमें रैंकिंग निकालनी भी आती है। एनटीए इसको बखूबी जानता है, तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर लास्ट ईयर आई थिंक शायद 2 टॉपर्स थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 20 720 सिक्वेयर किया था, बट इस बार 67 है। तो इतने ज़्यादा टॉपर्स होने के बाद अब ये सबको एम्स दिल्ली में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये एडमिशन्स को किस तरह से अफेक्ट करेंगी चीज़ें? पूरी इफेक्ट करेगी। आप सोचिए एक ही नंबर बहुत सारे बच्चे। पहली बात तो हालांकि थोड़ा इससे डिफरेंट मुद्दा है। मुझे एक बात बताइए आप कि इस तरह का पेपर बनाने की क्या जरूरत है कि जिसकी कट ऑफ 650 चली जाए 720 में से? क्या आपको नहीं पता 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता डेटा एनालिटिक्स वाले इतने लोग बैठे हैं कि अगर 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो कम से भी कम लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ के बीच में कम से भी कम 250 नंबर का एक मैथ्स कहती है कि जो आपका टोटल पेपर है उसकी कम से भी कम लोअर कट ऑफ और हायर कट ऑफ में 40% का मार्जिन, कम से भी कम 30 पकड़ लीजिए आप, मार्जिन होना चाहिए। कम से कम कह रहा हूं मैं आपको, कम से कम, यानी कि कम से भी कम 220-230 नंबर का डिफरेंस लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में होना चाहिए। यानी कि अगर अपन बहुत अच्छे से समझें तो 620, 720 और 520, यानी कि 500 से लेकर 720 का अगर अपन वेरिएशन ला पाए कट ऑफ में तो बच्चों को जेन्युइनली कॉलेजेस में और रैंक्स के बेसिस पे डिवाइड कर पाएंगे। जब हम कट ऑफ 650 से 720 ले जा रहे हैं, मात्र 70 नंबर पे हमने 1,10,000 बच्चों को डाल दिया। सोचिए एक एक नंबर पे कितना बच्चा आया, उसको कैसे क्लैरिफिकेशन करेंगे, कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि क्या इससे जिस तरह का रिजल्ट अभी आया है, कट ऑफ जिस तरह से इंक्रीज हुई है, तो क्या इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस को प्रॉफिट मिलेगा? प्राइवेट कॉलेजेस को प्रॉफिट मिलेगा ये तो अपन नहीं बोल सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। मानसिकता थोड़ी बदलती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे थोड़ा सा प्रॉफिट किस तरह से मिल सकता है। भाई जो कॉलेजेस की सीट्स है, चाहे मेडिकल हो चाहे कोई भी हो, वो सीट्स तो फिक्स हैं, वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। बट हाँ, मानसिकता में कैसे फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे के 600 नंबर आए और फिर भी उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा हो, तो पुश करके कि यार मैं लायक तो हूँ ही बिल्कुल, चलो प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन दे के चला जाता हूँ। तो पर्सन या स्टूडेंट्स जो चाहेंगे कि मैं डॉक्टर बनूं, इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि डिमांड इन प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि डोनेशन के लेवल्स और बढ़ जाएं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस की डोनेशंस का जो मापदंड है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बट हाँ, ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं। मैं आपके पास फिर आता हूँ। एक बार मैं सर से समझना चाहूँगा कि आगे का रोड मैप क्या है। जैसे कि आप PIL फाइल करने जा रहे हैं और आई थिंक अभी आपके पास 15,000 रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं गूगल फॉर्म पे, तो आगे क्या प्लान है आपका, किस तरह से आप इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे? हाँ, अभी जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेडी है। मेरे साथ प्रवीणा गौतम हैं, एडवोकेट, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के। मिस्टर दिनकर हैं। एज अ टीम वी आर वर्किंग एज अ टीम, और वी आर वेरी होपफुल ऑल्सो। इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस, मैं कह सकता हूँ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो भी व्यू लेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे इन्होंने बताया, और मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि हमारे गूगल फॉर्म्स हैं, अभी हम खड़े हुए हैं तो इतने सारे स्टूडेंट्स इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ रियली इन पब्लिक इंटरेस्ट कि सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी से जल्दी। क्या डिमांड्स हैं आपकी PIL में? मेनली जो है ये अनफेयर है, जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसका कोई बेसिस नहीं है। इसका जो भी इन्होंने बेसिस लिखे हैं कि ग्रेस मार्क्स किए हैं, तो उसका कोई लॉजिक, जैसे ये कह रहे हैं हमने दिए हैं क्योंकि जिनका टाइम लूज़ हुआ। अब वो टाइम लूज़ हुआ वो कैसे इन्होंने डिफ़ाइन किया कि टाइम लूज़ हुआ, कैसे किया? फिर जो 2018 की जो जजमेंट इन्होंने साइट की है, उस जजमेंट के ऊपर ही लिखा हुआ है इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो वो जजमेंट कैसे NTA साइट कर रहा है उसको? तो लीगल पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, फैक्चुअल पॉइंट भी हैं। फिर इन्होंने कहा है कि हमने CCTV से मॉनिटर किया कि कितना टाइम लूज़ किया कैंडिडेट्स ने। अगर आप CCTV देखिए, अगर आप 3 घंटे का एग्ज़ाम था तो इट मेक्स मोर देन 10,000
आवर्स ऑफ व्यूइंग, विच मीन्स अगर कोई टीम भी व्यू करे कम से कम 1.5 से 2 साल व्यू करती रहेगी तब फाइंड आउट करेगी। तो उसके इनके बेसिस पे कैसे एनटीए ने डिसाइड किया, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट। सर रिक्वेस्ट क्या रहेगी मेन, री एग्ज़ाम हर जगह होना तो संभव नहीं है, सो री एग्ज़ाम आप चाहते हैं कि जिन सेंटर्स के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, जहाँ से छः बच्चे तो एक ही सेंटर से आए हैं जिन्होंने 720 स्कोर किया है, तो री एग्ज़ाम सबके लिए पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो क्या री एग्ज़ाम आप चाहते हैं कि ओवरऑल हो या उन्हीं सेंटर्स पे हो, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्या मेन क्या है? देखिए, हमने प्रेयर में बहुत ब्रॉड रखा है सुप्रीम कोर्ट के, जब हम फाइल कर रहे हैं हमने कहा है, री एग्जामिनेशन के लिए भी कहा है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि आप देखिए ग्रेस मार्क्स मत दीजिए, जो भी आप कह रहे हैं उसका क्या लॉजिक है। तो एक्चुअली ये जो आपका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन एनटीए क्या लेके आता है कि और सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनली डिसाइड करता है। बट हमने जो प्रेयर्स रखी हैं वो हर किस्म के सामने सुप्रीम कोर्ट की रखी है कि बेशक आप री एग्ज़ाम, अगर बहुत ही ज़्यादा घपला हुआ तो री एग्जामिनेशन होगा। इफ़ इट इम्पैक्ट्स मोर देन 15-20% ऑफ द स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट में से गो एंड डू ए री एग्जामिनेशन। बट इफ़ इट इज़ ओनली ऑफ 1500, as they say 1500 students, more than 1500 students got grace marks, then the Supreme Court may come to a conclusion, okay, it's only 1500, let the grace marks be reduced. So we don't know at this point of time the quantum, it's massive of course, and we leave it to Supreme Court to decide this. एनवी सर से मैं ये समझना चाहूँगा कि अब जब 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, तो अब एम्स दिल्ली और जो बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें किस तरह से एडमिशन होगा, क्योंकि किस तरह से गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किसको एडमिशन देना है और किसको एडमिशन नहीं देना? उन्होंने वही करा है कि फर्स्ट रैंकिंग की 720 आउट ऑफ 720 है, उन्होंने बोला कि हम उसको ऊपर मानेंगे जिसने फॉर्म पहले भरा था। पहली बात तो ये भी अन्याय ही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पेपर ढंग से सेट नहीं करा है। पेपर ढंग से सेट करा होता तो वेरिएशन लंबा होता तो तकलीफ नहीं आती, पर उन्हें बोला है कि जिसने फॉर्म पहले भरा है उसको हम पहले मानेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये रिजल्ट माना जाए तो हो सकता है कि जो जिनकी फर्स्ट रैंक है, जिनके 720 आउट ऑफ 720 है, उनमें से कईयों को एम्स ना मिले। मतलब इस तरह की पॉसिबल, या एम्स या कोई भी कॉलेजेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ को मिले कुछ को ना मिले। आप मान के चलिए कि 715 पे कितने सारे बच्चे हैं, 716 पे कितने सारे बच्चे हैं, 720 पे कितने सारे बच्चे हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये आगे तक चलती रहेगी। तो इसके लिए सही बताऊं तो 2 सुधार करने की आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत जरूरी है। पेपर के स्तर को ऐसा बनाया जाए ताकि IQ डिफरेंशिएशन अपन अच्छे से कर पाएँ, मेमोरी डिफरेंशिएशन को हम अच्छे से कर पाएँ, नॉलेज डिफरेंशिएशन को हम अच्छे से कर पाएँ। अगर हम पेपर का स्तर ऐसा रखेंगे कि बहुत सारे बच्चे एक ही लेवल पे आएंगे तो हमें डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो एनटीए को और एग्ज़ाम बनाने वालों को ये डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। सर एक मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि 4 जून को ही रिज़ल्ट क्यों आया। लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट था देश का सबसे बड़ा, और उसी के साथ साथ एनटीए ने नीट का रिज़ल्ट भी निकाल दिया, बल्कि नीट का रिज़ल्ट था जून 14 को शेड्यूल। सो लोग कह रहे हैं कि ये घपला जो एलिगेशंस लगे हैं कि ये पकड़ा ना जाए, लोगों की ध्यान ना जाए, मीडिया का ध्यान ना जाए, तो इस वजह से एनटीए ने रिजल्ट इतना जल्दी निकाल दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जिस दिन चुनाव के नतीजे आने वाले थे, डेमोक्रेसी का इतना बड़ा उत्सव था, उस दिन 24 लाख बच्चों के भविष्य का निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, हम इस बात को सही मान लेते अगर प्री डिसाइडेड डेट होती कि 4 जून को रिजल्ट आना है, ऐसी कोई डेट थी नहीं, जबकि हम सब लोग सोच रहे थे कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। अच्छा, एनटीए ने अपने जस्टिफिकेशन में क्या बोला है? एनटीए ट्राइड टू जस्टिफाई इट इनटू दैट वे कि देखिए हमने कितना जल्दी रिजल्ट लिया है, हाउ मच इफेक्टिव इज एनटीए इज दिस। इफेक्टिवनेस इन स्पीड इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, एक्यूरेसी इन रिजल्ट इज मच मोर रिक्वायर्ड इनटू इट। आप 14 जून की जगह 20 जून को रिजल्ट देते, पर अच्छे से देते, एक्यूरेसी के साथ देते। ये 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। आने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था में देश में जो डॉक्टर्स बनेंगे उनकी बात है। आप सोच के देखिए सर, आप आज से 5-6 साल बाद कोई इलाज कराने जाएं, आपके किसी परिवार का, ईश्वर ना करे ऐसे आपकी जरूरत पड़े, बट फिर भी आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना पड़े जो लायक ही नहीं था, तो सोचिए आपका इलाज अच्छा होगा कि खराब। ये बहुत बड़ी बात है। आज छोटी सी लग रही है, बट ये छोटी सी नहीं है। उसके अलावा ये आज 1.25 करोड़ उन लोगों का इम्पैक्ट कर रही है जो 24 लाख के साथ परिवार जुड़े हुए हैं। कितनी उम्मीदों के साथ बच्चों ने पढ़ाई करी थी, आप सोच नहीं सकते। 2-2 साल बच्चे खुद को कमरे में बंद रखते हैं, 12-12, 15 घंटे पढ़ते हैं, तब उनका ये सपना पूरा होता है कि वो डॉक्टर बन पाएंगे। आपको हो सकता है लगता है कि क्यों ये इमोशनल हो रहे हैं, बट क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम रोज इस बात को देखते हैं एक शिक्षाविद होने के नाते। जब उस बच्चे का, मैं आपको अपने मोशन एजुकेशन जो हमारा संस्थान है उसके बारे में बताऊं, क्यों हमें इतना दर्द है, क्यों हम यहाँ तक खड़े हुए हैं अपने सब कुछ छोड़कर, हमारा एडमिशन टाइम चल रहा है, हम छोड़कर यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्यों?
क्योंकि कम से कम मेरे इंस्टीट्यूट से 300 से 350 बच्चे ऐसे जो डॉक्टर बनने की हमें 100% उम्मीद थी और बिकॉज ऑफ दिस कट ऑफ वो रह गए। क्या 300 350 बच्चे, सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं 15 से 20 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जो बन सकते थे। उन परिवारों के बारे में सोचिए, उनके आने वाले जीवन के बारे में सोचिए कि उनके साथ क्या होगा। सर, दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत होता है डॉक्टर बनने का, तो क्या पेरेंट्स के लिए भी आप मैं चाहता हूँ एक संदेश दें आप कि सब बच्चे को डॉक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे सुसाइड करते हैं, कोटा में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। तो इस पर भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोलें जिससे कि पेरेंट्स तक एक मैसेज जाए। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि सुसाइड का नाम लेते ही कोटा का नाम ना लिया जाए। कोटा की परसेंटेज कोई सुसाइड की सबसे ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत कम है। मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ सुसाइड को लेकर, पर शायद मीडिया ने ऐसा कैसे हुआ, एस्टैब्लिश हो गया, परसेप्शन बिल्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि सुसाइड सिर्फ कोटा में हुए हैं, सुसाइड एम्स में भी हो रहे हैं, IITs में भी हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ में भी हो रहे हैं, जर्नलिस्टों में भी हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही जगह ऐसा नहीं है, बट हाँ, इसका मूल कारण हमारी मनस्थिति पर है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या बच्चे पे प्रेशर डालता है, बिल्कुल डालता है, 100% इस बात से मैं एग्री करता हूँ। पर ये प्रेशर तो हम जीवन में जब भी किसी लड़ाई को लड़ेंगे या संघर्ष करेंगे या नई जॉब में जाएंगे या किसी नई रिलेशनशिप पे जाएंगे तब भी आएगा। इसे झेलने की, इसे समझने की आवश्यकता है। ये मुद्दा शायद अभी का नहीं है, ये मुद्दा इस बात का है कि कैसे हम हमारे आने वाली पीढ़ी की मनस्थिति ऐसी करेंगे कि वो किसी भी संघर्ष से या किसी भी खराब परिस्थिति से लड़ने के लिए वो तैयार रहे। उसे हार झेलना आना चाहिए, हार से को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और उससे सीखना उसे आना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए नहीं है, ये मुद्दा हर उस यूथ के लिए है जो किसी और परिवेश में है या किसी और ट्रेड में भी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर इतनी छोटी चर्चा करना सही नहीं होगा, बट ये अलग तरह का विषय जो करना जरूरी है। हाँ, इसमें बात में आपको बोलना चाहूँगा, ये परसेंटेजेस पहले बहुत कम थी, बहुत कम थी। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आप और हम जब शायद पढ़े तो हमारा टीचर हमारी पिटाई भी लगाता था, हमारे पिताजी भी हमें डांट दिया करते थे। हमने धीरे धीरे परिवेश को ऐसा कर दिया, हमारी K-12 की एजुकेशन देख के, वेस्टर्न कल्चर को देख के, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मैं गलत हूँ इस बात को लेके, बट जितना मेरा अनुभव कहता है कि जो हमारा परिवेश था, उस परिवेश को जब हमने देखा तो हमने देखा कि हम बच्चे को स्कूल में आज की तारीख में इतना सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, इतना पैम्पर्ड कर देते हैं। मैं अपने बच्चों के स्कूल में जाता हूँ, हर टीचर बोलता है, ओ योर किड इज सो ब्राइट। आई नो माई किड, राइट? मैं मानता हूँ कुछ जगह अच्छा है, पर हर चीज़ में अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है। हमने उसकी पैम्परिंग ओवर कर दी है। हम मान रहे हैं कि उस समय उसको अच्छा लगता है, बट जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा, आप जर्नलिस्ट हैं, क्या रियल वर्ल्ड इतना अच्छा है? नहीं। क्या उसे स्ट्रेस झेलना पड़ेगा? हाँ। क्यों ना इस स्ट्रेस की डोजेस जो हमें पहले बचपन से मिलती थी कि डर लगता था पिताजी का स्कूटर अगर आया तो सारे बच्चे घर में घुस जाते थे, पढ़ने बैठ जाते थे, ये तो अब रहा ही नहीं। वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस की डोजेस जब वो बचपन से पढ़ाई करने उसने शुरुआत करी तब उसको मिल जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। फिर मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, ये मुद्दा पूरी वो जेनेक्स जनरेशन, जो जेनजी जनरेशन जो आप बोल रहे हैं, उन सब के लिए है। एग्ज़ाम सिस्टम जो पेपर लीक के आरोप हर एग्ज़ाम में लग रहे हैं, ये सिर्फ नीट का मसला नहीं है। अगर आप देखें तो इससे पहले भी कई एग्ज़ाम्स में पेपर लीक के आरोप लगे हैं। किस तरह से इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है? बहुत स्ट्रांग विल ऑफ द अपर अथॉरिटी। उसकी ग्रेविटी जब तक वो लोग नहीं समझेंगे कि कितना बड़ा मुद्दा है, तब तक ये नहीं सुधरेगा। क्या ये सुधारा जा सकता है? 100% सुधारा जा सकता है अगर इसमें स्ट्रिक्टनेस आ जाए, फाइन्स आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए तो सुधारा जा सकता है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ एक शब्द, इच्छा शक्ति अपर अथॉरिटी की अगर आ जाएगी तो इसे सुधारा जा सकता है। और ऐसे नहीं हमारा कोई सिस्टम खराब है। कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे एक एग्जामिनेशन 24 लाख बच्चे देते हो? मेरे को डेटा शायद नहीं पता, शायद हो ही ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई एग्जामिनेशन होते ही नहीं हो दुनिया में जहाँ पे 24 लाख बच्चा एग्जामिनेशन देता हो। तो जिस व्यवस्था को हम संभाल रहे हैं वो छोटी मोटी बात थोड़ी है। जैसे हम कहते हैं कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, उसे संभालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर क्या हमने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इस बार हमने स्टैब्लिश करके नहीं बता दिया कि ईवीएम बिल्कुल सही है? क्या हम 24 लाख बच्चों में नहीं कर सकते? जब हम इतने सारे वोटर्स को करोड़ों में इसको अगर कर सकते हैं सही, तो एनटीए के लिए या किसी भी कंडक्शन बॉडी के लिए इन 24 लाख बच्चों का एररलेस, एक्यूरेसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक शब्द है कि इच्छा शक्ति सही होनी चाहिए। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि एनटीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या रिक्वेस्ट है आपकी, जो नीट के बच्चे परेशान हैं? एनटीए से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आपकी गलती हो सकती है इसमें,
किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है। हम सब इंसान हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इंसानों से बनती है। गलती हो गई है अगर, तो उसे ढके ना, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। उससे एक्सेप्ट करें, ट्रांसपेरेंटली बताएं और उस पर क्या आप एक्शन लेने वाले से तुरंत करें। वरना बहुत सारे बच्चे जो अगले साल एग्जाम, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो इस साल तैयारी करें, सर तैयारी करें नहीं करें। मैंने कहा क्यों नहीं करें? सर 630 में भी कॉलेज नहीं मिल रहा, सर मेरे तो भी 450 नंबर ही आ रहे हैं टेस्ट में, सर मैं कैसे कर पाऊंगा? बच्चे जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं वो हताश और निराश हो गए। मेरे हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। आपको समय के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर एनटीए पर ट्रस्ट नहीं रहा तो समय के साथ इन नीट की अगर अपन बात कर लें तो जो संख्या बल है देने वालों का वो कम हो जाएगा। इसको अच्छा मत मानिए कि आप संख्या बल कम हो जाएगा। जब संख्या बल कम होगा बच्चों का देने का, तो हमें क्वालिटी डॉक्टर्स मिलना कम हो जाएंगे। आने वाले समय में सीटें बढ़ानी है, और अगर संख्या बल कम हो गया तो हमें अच्छे डॉक्टर मिलेंगे कि एवरेज मिलेंगे? एवरेज मिलेंगे। हमें अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, हमें अच्छे सर्जन्स की आवश्यकता है, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे डॉक्टर्स की आवश्यकता है जो हमारे इंडिया की एवरेज लाइफ को बढ़ा सकें। ये बहुत आवश्यकता है। हमारी एवरेज लाइफ जो इंडिया की आज भी है, ये बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे बहुत कम है। आप जापान से कंपेयर करिए तो हमारी एवरेज लाइफ कितनी कम है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट ओनली, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेडिकल सिस्टम ऑल्सो। हमारे पास मशीनरीज हम बहुत सारी इंपोर्ट करने लगे हैं, सब कुछ अच्छा करने लगे हैं, पर उसके साथ अच्छे डॉक्टर्स भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे अनवी सर जिन्होंने नीट से जुड़े कई मुद्दों पे बात की। हमारे साथ एक पेरेंट भी हैं। सर आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दिया इस बार? जी, कैसे रिजल्ट रहा? मेरे बेटे ने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था और उनके 720 में से 700 नंबर आए हैं। और 700 नंबर पे हमारे को अंदाज़ा था कि रैंक जो उसकी आएगी वो अराउंड 400-500 आनी चाहिए थी। बट वी वर सरप्राइज्ड कि जब तक हमने मार्क्स कैलकुलेट किए थे 500, तो हम लोग इतने खुश हो रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। और जब रैंक आया एक्चुअल पता चला कि उसकी 2171 रैंक आई है, तो हमारे को ये मुश्किल हो गया कि दिल्ली में हम, उसका दिल्ली का कोटा है तो दिल्ली में कॉलेज मिल भी पाएगा कि नहीं। और यदि ये नॉर्मल तरीके से होता जैसे पिछले सालों में, गत सालों में रहा है, तो उस हिसाब से उसको उसका मनचाहा कॉलेज दिल्ली में मिलना चाहिए था। लेकिन रैंक इतनी इन्फ्लेट होके आ रही है, और उसका जो जवाब एनटीए दे रहा है कि दे हैव डन सम नॉर्मलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला, कि टाइम लॉस हुआ था उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। अरे टाइम लॉस हुआ था तो उसके अगेंस्ट आप टाइम ही देते ना। आप दूसरों के नंबर बढ़ा के दूसरों के क्यों काट रहे हो भाई? यू कैन अलॉट टाइम। अगर टाइम वेस्ट हो गया तो ये सेंटर पे पता चल गया, उसी समय आप उनको टाइम दे देते। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ ना कि उनके पेपर टाइम कम दे के और नंबर अवार्ड कर दिए। सर क्या डिमांड है आपकी एनटीए से, क्या होना चाहिए? अगर उन्होंने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, एंड मैंने उसको पढ़ा भी है उस केस को भी, जिस केस का वो रेफरेंस दे रहे हैं, उस केस की स्टार्टिंग में अगर सुप्रीम कोर्ट की साइट से आप उस केस को निकालेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो वो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है जिसका फॉर्मूला आप बता रहे हैं। तो प्लीज़ इस रैशनलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन जो आप कह रहे हैं वो गलत हुई है, जिसकी वजह से रैंक बहुत इन्फ्लेट हुआ है। उसको करेक्ट करें एनटीए और रिजल्ट को दोबारा पब्लिश करें। नीट को लेकर चल रही इन कंट्रोवर्सीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड फॉर मोर सच कंटेंट एंड अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीपी लाइव।